हेलो एवरीवन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम passes थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इतना एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि इफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनडेविएटेड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ पे चल रहा था ना, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में कंटिन्यूसली जा रहा था, ये अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस में ऐसे मूव कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी इसका पाथ ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा पाथ में। ठीक है, वही बोल रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ आफ्टर 2 सेकंड। तो एक चीज तो तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम चल रहा है और उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें फोर्स भी लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा। ठीक है, अब इसका एक हम हाइपोथेटिकल केस मान लेते हैं। हाइपोथेटिकल केस ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। देखो, ऐसे मान लेते हैं कि चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एक चार्ज एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। और ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का परपेंडिकुलर है। तो एक मान लेते हैं कि अब वो जिस एंटर करेगा एक रीजन में, ठीक है, ये जो पार्टिकल है वो एंटर करने वाला एक रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये मैं दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी स्पेस होना चाहिए तभी यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ, ठीक है। ये क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, तो हम्म हम्म तो ठीक है। और अगर हम दिखाते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, किसका? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दो क्रॉस। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बी, मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है। वेक्टर पे दिखा देते हैं, तो ये क्या है? बी के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये चार्ज अपने पाथ से अनडेविएटेड है, मतलब कि अगर ये इसका एक्सिस था तो इस एक्सिस में ये कंटिन्यू मूव कर रहा है, समझ में आया? ये कंटिन्यू मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उधर ही लगता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि क्या मानना, क्या ये तो को पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे आपका लगेगा, अगर चार्ज इस पॉइंट पे है तो यहाँ लगेगा एफ इलेक्ट्रिक। लेकिन इस एफ इलेक्ट्रिक को पक्का कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये अनडेविएटेड चल रहा है और ये हर पॉइंट पे चल रहा होगा जहां जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वहां वहां तक। अगर ये रीजन से बाहर चल गए तब तो कोई फोर्स का केस ही नहीं है, लेकिन अगर रीजन के अंदर होने के बावजूद भी स्ट्रेट चल रहा है, यानी जरूर फोर्स बैलेंस हो रहा है। तो अब देखो, अब जब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब थंब इधर है और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हाथ तुम्हारा कहाँ जा रहा है? डॉट डॉट में नहीं, ये के साथ गलत हो जाएगा, एक बार देखा तो। अगर चार्ज ऐसे जा रहा है और ये अंदर को जा रहा है तो ऊपर ही फोर्स लग जाएगा, तो हमको फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करना होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में ये, इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड जरूर नहीं आ सकता, मतलब कि पाथ से डेविएट, नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कि पाथ से डेविएट कर जाएगा अगर वो उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो। यहाँ पे डॉट रखना होगा आपको, खुद सोचना भी तुमको समझ में आ जाएगा। जब आप यहाँ पे डॉट रखोगे तो फोर फिंगर्स आपके फेस की तरफ आया और करंट कहाँ है? इस तरफ है। तो देखना जो फोर्स लगेगा ना पार्टिकल पे वो नीचे लगेगा। यही अब क्या होगा, अब केस में तुम्हारा जाके ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तब हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एफ ई मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्यू क्रॉस ई इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। क्यू से क्यू कट गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, अब देखो क्या गिवन है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन, ये तुम्हारा मैग्नेटिक इंडक्शन है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। 3.4 इंटू 10 to the power 4, 3.4 इंटू 10 to the power 4। वेलोसिटी हमको पता नहीं है, देखो पूछ भी रहा होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पूछ ही रहा है 2 इंटू 10 to the power 3। इसको सॉल्व करो तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? 34 इंटू 10 to the power 3 बाई 2 इंटू 10 to the power 3, मतलब 2 1 2 2 7 14, तो v की वैल्यू आ गई 17 इंटू 10 to the power 6, यानी v इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 to the power 7। ठीक है, तो 1.7 इंटू द पावर 7। अब देखो दूसरा केस क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम
फिर से बता देते हैं। अब देखो, अगर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिएगा तो सबसे बढ़िया बात है। अब देखो समझना क्वेश्चन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इसको हम रिमूव कर दिए। क्या किए? रिमूव कर दिए। तो जब इसको रिमूव कर दे तो तुम्हारा इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा। ठीक है? तो अगर सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा तो कहीं ना कहीं इसको, इसका पाथ अब क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, और ये वापस से ऐसे करके बाहर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये क्या बोला मैंने? ये बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ये हट गया, तो अब सिर्फ बचा मैग्नेटिक फील्ड डॉट। तो अभी भी राइट हैंड पाम में तो लगेगा ही, क्योंकि अभी भी चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, उस चार्ज पे यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स इसके पाथ को क्या कर देगा, सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देगा, और फिर तुम्हारा चार्ज बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये केस अराइज हो गया। तो वही बोल रहा है कि व्हाट विल द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पाथ आफ्टर 2 सेकंड। तो सिंपली लिख दो, r इज इक्वल टू क्या होता है, mv बाई क्यू बी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछ रहा है ना। तो मास का वैल्यू क्या है देखो, मास का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास है, ऐसे तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वेलोसिटी हो गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7। चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बताओ। अब इसको को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका लगभग लगभग जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 4.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो सॉल्व करना आपका काम है। देख लो, मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया।